नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा तो वैसे आप समझ चुके हैं क्योंकि इन दिनों एक ही मुद्दा हर जगह गूंज रहा है। मुद्दा वोट चोरी का, मुद्दा बिहार में हो रही SIR प्रक्रिया का। अब क्योंकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सारे जवाबों, सारे सवालों का जो जवाब है विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया है, तो उसके बाद विपक्ष के बाद क्या बचा? फिर से सवालों की वही झड़ियां, फिर से वही कहानी, बार बार दोहराकर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास। क्योंकि एक तरफ जहां रविवार को एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग ने एक एक सवाल का जवाब दिया और दो टूक कह दिया कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास प्रमाण होने चाहिए, और अगर आपके पास प्रमाण है तो हलफनामा दाखिल कीजिए। जो भी जिम्मेदार होगा, जो गलतियां होगी उसकी जवाबदेही तय की जाएगी, कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर ये आरोप झूठे हैं तो फिर आपको देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग की तरफ से सख्त लहजे में यह कह दिया गया। लेकिन विपक्ष शायद ये भाषा समझ नहीं पाया। आज भी एक बार फिर से विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंदी, मोर्चाबंदी की, या यूं कहें कि एक कदम आगे बढ़कर खबर ये आ रही है, सुगबुगाहट ये है कि अब पूरा विपक्ष देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी में है। ये तो वैसा ही हुआ जैसा कि एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही कहावत भारतीय राजनीति के विपक्ष पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि 7 दिन में सबूत दो या फिर पूरे देश से माफी मांगो। यह वही कह सकता है जो साफ तौर पर निष्पक्ष हो। चुनाव आयोग अपने पर लगे हुए दाग के प्रमाण मांग रहा है, लेकिन विपक्ष प्रमाण तो नहीं दे रहा। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जरूर कर रहा है। विपक्ष सबूत देने के बजाय आयोग पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस, RJD, TMC, शिवसेना, UBT, तमाम जो विपक्षी नेता हैं, तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो हंगामा कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, महाअभियोग की तैयारी चल रही है। लेकिन असलियत यह है कि विपक्ष अवैध घुसपैठियों को फर्जी वोटरों की पैरवी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष वोट बैंक की राजनीति में देश की सुरक्षा के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा? क्या विपक्ष ये चाहता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश के वोटर बने? और क्या विपक्ष आज लोकतंत्र को बचाने के लिए निकला है, या फिर अपने वोट बैंक जो कि घुसपैठियों से बना है उसे बचाने के लिए? रण क्षेत्र में आज कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे। उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिर क्यों घुसपैठियों से प्यार, चुनाव आयोग पर वार। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज यही कहावत भारतीय राजनीति के मौजूदा विपक्ष पर सटीक बैठती है। विपक्ष चुनाव आयोग को डांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी औकात बता दी। आयोग ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी आरोप आप लगा रहे हैं उसका 7 दिन में सबूत दीजिए, वो भी शपथ पत्र के साथ, वरना देश से माफी मांगिए। चुनाव आयोग से फटकार खाने के बाद विपक्ष परेशान है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लामबंद हो रहा है। खबर यह भी है कि विपक्ष संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर जमकर भड़ास निकाली, लेकिन किसी ने आयोग के सवालों का जवाब नहीं दिया, उल्टा आयोग के ही कामकाज पर सवाल उठा दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, सपा नेता रामगोपाल यादव और TMC नेता महुआ मोइत्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग जवाबदेही से भाग रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं,
उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था। उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। उधर बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस यात्रा के नाम पर वो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगभग 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसके खिलाफ पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी और फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाते हैं, वोटर लिस्ट में शुद्धता की मांग करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में चल रही वोट शुद्धि प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अपने वोट बैंक को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की राजनीति और विपक्ष का घुसपैठियों के लिए खुलकर मैदान में आना साफ संदेश देता है कि वे नहीं चाहते हैं कि देश से घुसपैठियों को निकाला जाए। विपक्ष नहीं चाहता कि अवैध लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए। आम भारतीय नागरिकों की आड़ में देश का विपक्ष अवैध घुसपैठियों को कवर फायर दे रहा है। चुनाव आयोग ने रविवार को राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दिया और कहा कि सिर्फ भारत का नागरिक ही वोट दे सकता है। आयोग ने यह भी साफ किया कि अगर किसी के पास 2 वोटर कार्ड हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो 2 वोट डाल सकता है। जहां पर उनका वोट था वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे, तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज विपक्ष घुसपैठियों से प्यार के चलते चुनाव आयोग पर वार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जनता को भी लगता होगा आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए 2 लड़के, उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के थे, यहां और 2 लड़के हैं बिहार में। 2 लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। तो सरकार ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश है। विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो सीधे सीधे वोट चोरी है। और उधर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर आप वोट चोर कह रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर हलफनामा दाखिल करिए। सवाल केवल सियासत का नहीं है, सवाल लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का भी है। क्या इस तरीके की सियासत लोकतंत्र को कमजोर नहीं करती? विपक्ष क्या ये बात दरकिनार कर रहा है सिर्फ कुर्सी के लिए? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब भी रण क्षेत्र में आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जो मेहमान आज रण क्षेत्र का हिस्सा है, अब उनसे आपका कराती हूं परिचय। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे वाचस्पति द्विवेदी जी, साथ ही साथ आरजेडी से हमारे साथ अरुण कुमार जी जुड़ रहे हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आज वाचस्पति जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लीड बॉय जिसे कहना चाहिए राहुल गांधी इस पर बने हुए हैं। लेकिन एक बात, कल रविवार का दिन था और रविवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी उस महत्वपूर्ण दिन में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आई जो चुनाव आयोग की तरफ से हुई।
दे तो दिया उन्होंने आपके हर सवाल का जवाब। जो कुछ भी आप आरोप लगा रहे हैं उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से एक एक सवाल का जवाब दे दिया। फिर आज क्यों ये हंगामा, सड़क से लेकर संसद तक, फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस? और अगर आप लोग इतना आरोप बार बार लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो दीजिए ना प्रमाण, दीजिए ना हलफनामा। ये हंगामा क्यों? वाचस्पति जी। लावली जी नमस्कार, और हमारे सभी साथियों जो पैनलिस्ट हैं उन सबको बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। बिल्कुल, मैं पहले शब्द से शुरुआत करता हूं। इलेक्शन कमिश्नर वोटर चोर, वोट की चोरी करने वाला वोटर चोर। मैंने क्यों कहा कि चोरी किसको कहते हैं? धारा 378 के तहत जब किसी व्यक्ति की कोई चीज वस्तु अगर गायब हो जाए तो उसको चोरी कहते हैं। और ये पूरे प्रदेश के अंदर वोटर्स के साथ, उसके साथ इलेक्शन कमिश्नर ने बुरी तरीके से छलावा किया है, बुरी तरीके से शोषित, वंचित, अकलियत और जो मजदूर, इन सबके तबकों के लोगों के वोटों को काटने का काम किया जा रहा है। जब आप सवाल ये उठता है कि कल ही हम लोग वोटर चोर क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि कल ही आपने सीईसी ने पूरे देश के सामने झूठ बोला और यह बोला कि बिहार के हर क्षेत्र में हर जगह बीएलओ गया, जबकि हम आपके मीडिया साथी, हमारे सबके मीडिया साथियों ने बहुत बार स्पष्ट रूप से वोटर्स के सामने ये दिखाया कि वोटर्स के पास वो लोग नहीं पहुंचे। आप ही के एक साथी हैं अजीत अंजुम, उनकी माता जी, क्योंकि भाई साहब आप किसी और का नाम लेकर, नहीं सुनिए वाचस्पति जी, नहीं, मैं इस चीज के लिए आपको अलाउ नहीं करूंगी। आपने अगर सड़क पर उतरकर आपने कोई फील्ड वेरीफाई कराया हो ये बातें अपने आपकी तरफ से, तो उस पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। किसी और मीडिया चैनल ने क्या कहा, कोई और कहां पहुंचा, क्या हुआ, ये छोड़ दीजिए। मेरा सवाल सीधा सीधा था वाचस्पति जी, मैं पुनः आपके पास आ रही हूं और वो सवाल दोहराते हुए आ रही हूं। आपने इलेक्शन कमीशन को वोट चोर कहा, तो ये वोट चोरी किसके लिए है? घुसपैठियों को क्या आप नहीं चाहते कि इस देश से बाहर जाए? वाचस्पति जी, सबसे पहले सिर्फ एक बड़ा साधारण सा सवाल, इस देश से, यानी मेरे और वाचस्पति जी, इस देश के हर एक नागरिक के देश भारत से क्या घुसपैठियों को बाहर नहीं जाना चाहिए? लावली जी, सबसे पहले मूल आत्मा समझिए इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमिश्नर एक पहले मेरी बात का जवाब वाचस्पति जी सुनिए, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब। क्या इस देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बांग्लादेशी घुसपैठी, जब आम चुनाव हो रहा था आपको याद नहीं आया? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तब आपने सरकार बना ली और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर बैठ गए तो वो भी वोटर चोर है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वाचस्पति जी, अरे सवाल में जवाब दे तो रहा हूं। नहीं, भूमिका मत बनाइए ना। भूमिका बनाने के लिए अभी आपके पास बहुत 33 मिनट है। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने कहां साबित कर दिया कि बांग्लादेशी? ये सवाल मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। 65 लाख वोट देते हैं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अरे बांग्लादेशी घुसपैठी साबित तो करिए कि बांग्लादेशी घुसपैठी है। आप कितने 65 लाख वोट काटे? गजब बात करते हैं आप लोग, गजब बात करते हैं आप लोग, और यहीं पर आप लोगों की विश्वसनीयता आ जाती है सवालों के घेरे में। एक तरफ आप कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से पूछो कि घुसपैठी अंदर कैसे चले आए। हम उनसे पूछते हैं कि घुसपैठी अंदर कैसे चले आए, उनको बाहर क्यों नहीं किया गया? और अब जब मैं आपसे कह रही हूं कि आप इस बात का जवाब दीजिए, घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप इस पर गोल गोल जलेबी बना रहे हैं ना। ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती कमीशन कह रहा है कि वाचस्पति जी, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। भाषण मत दीजिए, आप खुद अपने सवालों में फंस गए। ढूंढो तो, अरे बांग्लादेशी हटाओ ना। कौन? अरे तो अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे पूछो ना बीजेपी से, पूछो ना प्रधानमंत्री से, पूछो ना गृह मंत्री से। तो मैंने तो पूछ भी लिया कि गृह मंत्री जी घुसपैठिए बाहर आई है, इनको बाहर कीजिए। आप बोलिए कि घुसपैठिए है तो इनको बाहर कर दीजिए। मैं आपसे यही तो कह रही हूं।
अरे तो घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हाँ या ना में भी जवाब नहीं दे पाए। विदु रावल जी आ जाइए, आप आइए। ये क्योंकि ये चर्चा देखिए यहीं पर वाचस्पति जी, यहीं पर आके आप लोगों की जो राजनीति है वो सवालों पर आ जाती है। लड़ाई आप सही लड़ रहे हैं, लड़ाई आप सही लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी दिशा गलत हो चुकी है। विदु रावल जी आ रही हूं आपके पास। देखिए बड़ा बहुत साधारण सा सवाल था। आ रही हूं वाचस्पति जी, आ रही हूं। मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं। 10 मिनट पूरा मैंने आपको दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। रावल साहब अब आपके पास आ रही हूं। भाई यहां तो दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ कह रहे हैं ये कि भैया प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने घुसने दिया, पूछिए उनसे, यहां आ गए वहां गए। दूसरी तरफ इन्हीं घुसपैठियों को बाहर भगाने की तो ये प्रक्रिया है, तो फिर ये संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ये आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने ये सारे पीछे, इस पूरे खेल के पीछे आप लोग हैं। और अब तो यहां तक की हालत हो गई कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयुक्त को लेकर महाअभियोग की राजनीति भी इन्होंने शुरू कर दी है। रावल साहब। लावनी जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, और जो हमारे साथी पैनल को भी नमस्ते। देखिए आपने बार बार सवाल पूछा कि क्या घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, क्या घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। देखिए सवाल ही बेईमानी भरा है। आपको ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आपको यह सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि कुछ सवालों के ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं, उनको लीडिंग क्वेश्चंस बोला करते हैं, किस प्रकार से सारा देश जानता है। अच्छा एक मैं सवाल पूछ लेता हूं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत आज तक लोकसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी को कौन सी सीट से मिली? मैं उत्तर भी दे देता हूं साथ में। असम की धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10.5 लाख वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी रकीबुल हसन जो हैं, उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रकीबुल हसन को 10.5 लाख वोटों से असम की धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत मिली है। राहुल गांधी से भी 3.5 गुना ज्यादा बड़ा मार्जिन। अरुण कुमार जी को बोलिए अपना कैमरा ऑन करें। जो धुबरी ये जो धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है असम की, इस धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुद असम के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, वो भी मिनी बांग्लादेश बता चुके हैं। एक के बाद एक ट्रिब्यूनल्स की रिपोर्ट बता चुकी है कि वहां पर जो मूल लोग हैं, जो मूल असम के लोग हैं, वो 15 से 17% तक रह गए हैं और 83 से 85% तक वहां पर घुसपैठिए हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए वोट करते हो, उनसे आप ये पूछ रहे हैं कि उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अरे कोई भी क्यों कहेगा जाना चाहिए? वाचस्पति जी की पार्टी को वोट मिल रहा है और इसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ऐसे नहीं कि चुपचाप वोट मिल रहा है, इनकी ये पुश्तों से मेहनत कर रहे हैं, इनकी पीढ़ियों से मेहनत हो रही है। इंदिरा गांधी जी ने 1983 में एक IMDT एक्ट लेकर आए थे, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल जो एक्ट था, IMDT एक्ट, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्बानंद सोनोवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज करके, खुद याचिकर्ता है, उन्होंने जो है सर्बानंद सोनोवाल जी ने उसको हटवाया। वो एक्ट बना तो इसलिए था कि भाई हिंदुस्तान से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हटाना है, लेकिन असल में उसकी शर्तें ऐसी रखी गई जिससे कि उनको बसाने की व्यवस्था बना दी गई। अगर वो एक्ट ना होता तो शायद जो है कम इलीगल माइग्रेंट्स बस पाते, लेकिन किस प्रकार लीगलाइज कर देते हैं। मैं 2 शर्तें आपको छोटी सी बता देता हूं। वहां पर कि किसी इलीगल माइग्रेंट्स को निकालने के लिए शर्तें रख दी गई कि कौन निकालेगा, उसके लिए एक शिकायत होनी चाहिए, एक फॉर्मल शिकायत होनी चाहिए। अब राहुल गांधी की आप बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तो कोई फॉर्मल शिकायत नहीं देते, लेकिन IMDT एक्ट के तहत अगर किसी इलीगल माइग्रेंट को निकालना है तो एक फॉर्मल शिकायत होनी चाहिए। अब वो शिकायत कौन कर सकता है? कोई सरकारी अधिकारी कर सकता है। कांग्रेस की सरकारों का कोई सरकारी अधिकारी जो है वो शिकायत करेगा तब जाएगा, लेकिन कोई ऐसा वैसा भी सरकारी अधिकारी नहीं कर सकता। वो सरकारी अधिकारी की दीवार जो है उस इलीगल माइग्रेंट्स जहां बसा है उसकी दीवार से दीवार मिलनी चाहिए। अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं बस्तियों में रहते हैं, ये हमसे दूर जो है, ये तैयारी, ये पटकथा मैंने क्यों बताई लावनी जी आपको, ये पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई गई कि कोई शिकायत भी नहीं कर सकता इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ। और तीसरा, जिस प्रकार हमने कुछ साल पहले CAA के खिलाफ जब प्रदर्शन सुना
तो उसमें किस प्रकार से एक के बाद एक आकर लोग कहते थे एनआरसी करना। हाँ, लेकिन राहुल साहब देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं आप ही की बात को एक पॉइंट मेरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए विपक्ष, आपने कहा कि ये सवाल ये पूछना बेमानी होगा, लेकिन ये सवाल ही है जो सीधे सीधे विपक्ष की राजनीति को सामने भी रख रहे हैं, क्योंकि परसेप्शन, बार बार परसेप्शन की बात मैं कहती हूँ, परसेप्शन बहुत मायने रखता है पॉलिटिक्स में, और आपने देखा कि उसी परसेप्शन का नतीजा था, कुछ सीट्स का इनको बढ़ोतरी मिली, शायद वो जो इनको जोश हाई था उस परसेप्शन के खेल में। क्या आपको नहीं लगता कि परसेप्शन का खेल है, और खास तौर से जब हमारी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता की बात हो, तो ये तो चुनौती फिर आप लोगों के लिए भी है। राहुल साहब। लावनी जी, ये परसेप्शन ही तो है जो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा हुआ पाकिस्तान कहता है कि हम युद्ध जीत गए। ये परसेप्शन ही तो है जो 2004 में, माफी चाहूंगा, 2024 में 4 जून 2024 को जो लोग चिल्ला रहे थे हमने मोदी को रोक दिया, जो 99 सीटें लाकर ये दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने 100 में से 99 सीटें लेकर आए हो, 543 में से 99 न आए हो, वो आज वही लोग उसी चुनाव को कह रहे हैं कि वो वोट चोरी हुई थी। आप याद कीजिए, एक साल पहले जब आप तुझे इतना अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, बस खत्म कर रहा हूं, इतना अंडरएस्टिमेट विपक्ष को मत कीजिए, विपक्ष का जोश बहुत हाई है, भले ही वो नैरेटिव कुछ भी सेट कर रहे हो। केवल 10 सेकंड। हाँ। ये मैंने जो कहा था वो इनजस्ट कहा था कि ये सवाल बेईमानी भरा। असल मामला तो ये है कि एक साल पहले 4 जून 2024 को जो लोग कुर्सियों के ऊपर चढ़ कर कह रहे थे हमने मोदी को जीत के हरा दिया, हम जीत गए, आज उसी चुनाव को वही लोग उन्हीं आंकड़ों के साथ कह रहे हैं नहीं, वोट चोरी हो गई थी। देखिए, इससे बड़ी परसेप्शन कोई हो सकती है? ठीक है, वाचस्पति जी इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जल्दी एक बार अरुण जी से और स्वयं जी हम को देख पा रही हूँ, मैं उनका एक कमेंट ले लूं। अरुण जी, देखिए बिहार का मामला है, और जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार की राजनीति बहुत मायने रखती है। अगर पूरे देश की राजनीति में देखें तो बिहार की राजनीति बहुत मायने रखती है, यूपी और बिहार की राजनीति की बहुत बातें होती है, लेकिन यहाँ पर बिहार की राजनीति में एसआईआर का मसला आना, वो एसआईआर जो वाकई ये बता रहा है कि हमारे लोग वोट करें। क्या आरजेडी नहीं चाहती कि हमारे लोग वोट करें? असल में जो बिहारी है, बिहार का रहने वाला, देश का रहने वाला, वो वोट करे, या फिर बाहर से आया कोई घुसपैठिया आए और वो वोट करके चला जाए? यही चाहते हैं आप लोग? अरुण जी। बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा एसआईआर से कहाँ कोई विरोध है। जिन बातों को लेकर लगातार हमारे आदरणीय नेता यादव जी इन बातों को रखते हैं शुरुआती तौर से, और जिन बातों को लेकर आशंका जताई गई थी वो तो सारे के सारे आशंका सामने है। प्रक्रिया को लेकर सवाल था ना, दस्तावेज को लेकर सवाल था ना, तो अब तो कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया ना। नहीं अरुण जी, जो आप लोगों की आशंकाएं थी, जो शंका थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बहुत कुछ कहा ना, तो सुप्रीम कोर्ट को तो सुनेंगे ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया बिल्कुल सही है। आधार को लेकर उन्होंने कहा कि निर्णायक नहीं माना जा सकता क्योंकि ये पहचान का ही वो है, नागरिकता नहीं साबित होती इससे। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है साहब। सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे बातों के अनुरूप ही सारी बात कही जो हम चाहते थे। विपक्ष का जो डिमांड था, ये चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार था ही नहीं था, ये आधार को मानने के लिए तैयार थे नहीं। जब इन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट जारी की तो जब हमने कहा, यादव जी ने कहा, अरे भैया आप ये तो बताओ 65 लाख व्यक्ति का जो नाम आपने काटा, व्यक्ति ये तो बताओ कौन मृतक व्यक्ति है, किसी पीक नंबर से है, कहाँ का है, किस बूथ का है, कौन व्यक्ति पलायन कर गया। तो चुनाव आयोग ने देना शुरू तो कर दिया। नहीं, अब तो चुनाव आयोग ने देना शुरू कर दिया ना, रोहतास और कई जगहों से आज आप आने लगे हैं ना नाम। अब आप लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप? आपने नहीं, आप सुनिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि आधार आप लोग कर रहे हैं। आप ही लोग थे ना, आज से 3.5 साल पहले तक आप लोग ये कह रहे थे जब आधार आया था, कह रहे नहीं ये तो नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, वोटर ID कार्ड से मत जोड़ो। आज आपको आधार से इतना प्यार हो गया है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता साहब। और क्या कहें? नहीं, लेकिन ये तो कहा आप जो है दस्तावेज के रूप में शामिल करिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर छोड़ दिया,
नहीं, ये नहीं कहा है, यही होता है। आप लोग शब्दों को किस तरीके से पकड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, पहले ये कहा था कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है, वो चुनाव आयोग तय करे, और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। आप लोग कहां जा रहे हैं अरुण जी? पहले आप पूरा ध्यान से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को आप लोग सुना करिए। आप सुन लीजिए ना, आप सुन ही रही हूँ साहब। आप समझती हैं, अपना अंतरिम आदेश पढ़ लीजिएगा, डिबेट से जाइएगा ना। ये पहले बार का बात बोल रहे हैं। अंतरिम जो आदेश दिया है उसका अध्ययन, आदेश नहीं है, वो टिप्पणी है। लीजिएगा, तब आके बैटिंग किया करिएगा। बैटिंग करने के लिए तो आप, अरे अरुण जी, आप लोग खुद बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर आप लोग आ जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आप लोग खुद LBW हो जा रहे हैं। आप मेरा छोड़ दीजिए, अभी जनता उतरेगी इस मैच में, और उसके बाद देखिएगा कि क्या होगा। फ्रंट फुट पे देश का गोदी मीडिया, चुनाव आयोग आ गया, चुनाव आयोग बोल रहा है भाग मोदी भाग, अब तो वोट की चोरी पकड़ी गई, भाग भाग भाग। फ्रंट फुट पे विपक्ष तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान। अरे जनता सब समझिए साहब, वोट चोरी किसकी कौन कर रहा है, और इसी वोट चोरी के लिए तो SIR। सुरेंद्र स्वामी जी एक स्टेटमेंट दे दीजिए आप, फिर उसके बाद रावल साहब सबका जवाब दीजिएगा। वाचस्पति जी भी इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी जी, पहले भी हम और आप जुड़ चुके हैं, और अभी भी आप देख रहे हैं कि वही ढाक के 3 पांच जस का तस वही स्टेटमेंट है। लावनी जी, ऐसा है, कल तो मुझे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ऐसा लगा कि जो विपक्षी गठबंधन एक दबाव बनाने के लिए चुनाव आयोग को भीगी बिल्ली बनाना चाह रहा था, वो शेर निकला, और तथ्यों के साथ सामने आकर उन्होंने एक एक प्रश्न के उत्तर दिए, फैक्ट्स के साथ उत्तर दिए, और उसके बाद इनको चैलेंज किया कि अगर आपके पास सबूत है तो आप आइए हलफनामे के साथ और अपनी बात रखिए, हम जांच करेंगे। अब इनके पास आगे कुछ कहने को है ही नहीं, क्योंकि कहने को कुछ है ही नहीं, तो अब ये आ गए कि हम इनको हटाने की प्रक्रिया करेंगे। एक तो लावनी जी, मैं आपको और आपके सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि संविधान में चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाअभियोग लाने का कोई प्रावधान नहीं, ये शब्द ही नहीं है उनके लिए। उसमें सिर्फ हटाने की प्रक्रिया है, उन पर कोई अभियोग नहीं लग सकता। आप उनको हटा सकते हैं उनके काम से नाखुश हैं तो, और वो प्रक्रिया बड़ी जटिल है। वो जैसे हाई कोर्ट के जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए उसी तरह की प्रक्रिया है कि इन लोगों को 2/3 बहुमत के साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% ऑफ द स्ट्रेंथ के साथ दोनों सदनों में पास करना होगा। इनका तो पहले प्रस्ताव भी देना होगा, पहले प्रस्ताव भी देना होगा, अनुच्छेद 324 से कहता है। हाँ, पूरी प्रक्रिया जटिल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ ऐसी जो प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। हालांकि उस प्रक्रिया पर विपक्ष की कहीं पर भी दाल गलती हुई नजर नहीं आती है। प्लीज आप पूरी बात रख लें, फिर उसके बाद राहुल साहब आपके पास आ रही हूँ। उसका कारण तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि इनका मकसद वो है ही नहीं। इनका मकसद तो 2024 के चुनाव को 1 साल बाद किन्हीं शक्तियों के तहत काम करते हुए इसको डिस्क्रेडिट करने का है। अगर इनको चुनाव से दिक्कत थी तो 24 के बाद ही आ जाते, तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। लोग तो 1 साल बाद जब आप ये बात कहते हैं तो उससे स्पष्ट है कि आपकी मंशा चुनाव के नतीजों की नहीं है, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर दबाव बना के डिस्क्रेडिट करके इस चुनाव जो हुआ है 2024 की लोकसभा का, उसी को खारिज करने की ये सारी इनकी कवायद है। अब वो कवायद चली नहीं। कल जो है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि चोरी क्या होती है वोट की। हमारे यहाँ पर हर बूथ पर 1000, 1200, 1400 वोट होते हैं। इनके सबके एजेंट बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, सबके लोग वहां बैठे होते हैं। जब वो बोलते हैं भाई स्वामी जी वोट डालने आए हैं, तो वो टिक करते हैं सीरियल नंबर पर। तो क्या 1400 के 1400 वोट डलते हैं क्या देश में 100% वोटिंग हो रही है? अगर वोटिंग 60%, 65% हो रही है तो 35% लोग कौन है? ये वही लोग हैं ज्यादातर जो कि वोट में शिफ्ट हो गए हैं, चले गए हैं, डबल वोटिंग के उनके कार्ड बने हुए हैं, वो वोट नहीं डाल पाते हैं। थोड़ा बहुत हर पार्टी फर्जीवाड़ा करती है, मरे हुए के इनके उनके 10-5 वोट कोई डलवा पाता है, कोई नहीं डलवा पाता है, और दोनों ही सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये करती हैं।
तो वोट चोरी कहां से होगी? वोट चोरी तो जब होगी जब आपका बूथ का एजेंट कहे कि साहब यहाँ पे 1500 वोट डल गए। 1500 तो है ही नहीं, और जब वो अंदर बैठा हुआ है तो उसको कहना चाहिए कि ये आदमी नहीं है, क्योंकि वो जो वोटर है वही आता है कार्ड लेके। बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। सब लोग जानते हैं वोटर को, बाय नेम बाय फेस सब लोग जानते हैं वोटर को। तो इस तरह की बात करना ये खाली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने तो वोटिंग की बात की, यहाँ तो जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तभी इनको एक स्पेस दिया गया है कि आप अपना बीएलए साथ में रखें, आपत्ति है तो आप आपत्ति सामने रख सकते हैं। लेकिन यही सवाल है विदु जी। हाँ 20 सेकंड पूरा कर लीजिए स्वामी जी, फिर विदु जी। हाँ 20 सेकंड। मैं ये कह रहा था कि जब खिलाड़ी खेल के नियमों को ही मीन में करने लगे, मैदान में कमियां निकालने लगे, रेफरी पर ही वो लांछन लगाने लगे, जैसे आपको याद है विघ्नेश का केस कि 500 ग्राम ही है, 500 ग्राम क्या होता है, 2 बर्फी खाते ही 500 ग्राम हो जाता है। तो जब वो इस तरह की बातें होती हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो हार चुके हैं। बिल्कुल, हार से पहले की हताशा। वाचस्पति जी और रावल साहब को एक बार आमने सामने अब करना चाहती हूं मैं। और आपने बड़ा अच्छा वर्ड किया कि रेफरी, लेकिन यहाँ पर इस बार रेफरी बड़ा तेज है। इस बार रेफरी किसी के बहकावे में आएगा नहीं। यहाँ का रेफरी हम देख रहे हैं कि पहले कहा जाता था कि बिना दांत बिना नाखून वाला चुनाव आयोग, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ देखने को मिल गया है। रावल साहब, महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ वोट चोरी का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ वोट चोरी को रोकने के लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया है, तीसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल है, और चौथी तरफ आता है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके कुर्सी हासिल करना चाहती हैं। लेकिन यहां पर जनता जनार्दन के बीच में जो मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि बिहार में भी कई लोगों से मेरी बातचीत अभी हो रही है, तो वो एसआईआर और वोट चोरी को लेकर जो कंफ्यूजन ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन कम से कम जो पढ़ा लिखा तबका है उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जहां पर ये परसेप्शन सबसे ज्यादा बनाना चाहते हैं, वहां पर एक कंफ्यूजन जरूर है। आपको नहीं लगता कि आप लोग के लिए चैलेंज है? इसीलिए मैंने कहा कि बहुत अंडर एस्टिमेट मत कीजिए विपक्ष को। रावल साहब, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अपने कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं ये रीडिंग उल्टी है। गांव के अंदर कतई कोई परसेप्शन में फर्क नहीं है। गांव के अंदर जो है, आप गांव में अगर अपना माइक लेकर घूम जाइएगा तो आपको गांव के अंदर सारे के सारे लोग बता देंगे कि यहाँ पर ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मामला है। देखिए ये मामला क्या है, ये 2 छोटी छोटी बातों से समझ आ जाए। पहली बात तो कि जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, जो फ्यूज बल्ब शहजादा हैं, जो राजघराने में पैदा हुए, जिनकी माता एक अलग बंगले में रहती थी, वो खुद अकेले एक अलग बंगले में रहते थे, उनकी बहन एक अलग बंगले में, ये सब टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, नहीं तो ये भी कहने को हो जाएगा कि आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने के अंदर कानून कानून उसको मानेंगे। कौन पीछे? वाचस्पति जी वाचस्पति जी आप भी बोलिएगा, मैं भी बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री का और मुझे कह रहे हो आपकी है। अरे भाई, हम अगर 10 लाख से जीते हैं तो आपने वहां पे क्यों नहीं जांच कराई? कैसे वहां पे इतने लोग आ गए? अरे 10 साल अब हटाने की प्रक्रिया भी तो करते हैं, आपने हटाने का तो कोई प्रक्रिया नहीं करी, वोटर चोरी करवा गए हैं हमेशा। कल ही आप देख लीजिए जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने झूठ बोला, ये लूट किया करते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव लूट लिया और उनका चुनाव निरस्त कर दिया था 1975 में। ये वही लोग हैं, इनके नेता जो पहले कांग्रेस पार्टी में रह करते थे, वो कीर्ति आजाद जो ये कहते थे कि मेरी नहीं, मेरे पिताजी बूथ को लूट करवा कर उन्हें जिताया गया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खुले तौर पर, आपने देखा होगा जब सोनिया गांधी इस देश की नागरिक नहीं थी, उस समय उनका वोट बनवा दिया। ये इस प्रकार से चोरी करते थे, लेकिन चोर मचाए शोर और नाच न जाने आंगन टेढ़ा का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज जो है ये संवैधानिक संस्थाओं से इस प्रकार से झगड़ा लिया हुआ है, उसका कारण है चुनाव नहीं जीत सकते लोकतांत्रिक तरीके से। शहजादे को ये ध्यान में आ गया
कि इस देश की जनता ने तुम्हें नकार दिया है, गंदे खानदान को नकार दिया है। अब ये चुनाव में लोकतांत्रिक तरीकों से, इसलिए उन्होंने तय किया। एक सेकंड, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज बीच से डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है। एक एक करके बोल दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। वाचस्पति जी एक चीज बता दीजिए, अभी रावल साहब आपके सामने ही है, मेरी आवाज सिर्फ सुन लीजिए, रावल साहब आपके सामने वो जवाब देंगे, एक एक करके थोड़ा बोल लीजिए क्योंकि आप लोगों की आवाज कट रही है। वाचस्पति जी सिर्फ इतना बता दीजिए, आप बार बार एक आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई ये वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी किनके लिए हो रही है? कौन है वोट चोर? आप कहते हैं चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव आयोग तो आप लोगों के लिए रास्ता साफ कर रहा है। सुनिए ना, मेरे सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, मुझे पता है आप लोग बहुत उतावले हो जाते हैं। सुनिए, वोट चोरी को ही दूर करने के लिए ये SIR चल रहा है। गरीब, दलित, किसान, मजदूर के कौन गरीब? घुसपैठिया गरीब है? बांग्लादेशी घुसपैठिया गरीब है? बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है? बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है? एक भी बांग्लादेश घुसपैठिया साबित नहीं कर पाया इन 65 लाख में। SIR में एक भी आप डेटा उठा के दिखा दीजिए कहां पर उन्होंने। अच्छा, मतलब तो फिर आप ये कह दीजिए कि देश में एक भी, आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया साबित नहीं कर पाए, तो फिर आप ये कहना छोड़ दीजिए ना कि गृह मंत्री जी से मत पूछिए कि घुसपैठिए कैसे आ गए। ये बोलिए कि आज के बाद से कांग्रेस ये बात सवाल नहीं पूछेगी गृह मंत्री अमित शाह से, नहीं पूछेगी प्रधानमंत्री से ये सवाल कि घुसपैठिए देश में कैसे घुसे। बोल दीजिए आप ये बात। अरे हम तो चोर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चोर है। ये देखिए, अब मैं, यही तो समस्या है, जब आप लोग अपने ही उठाए गए सवालों में घिर जाते हैं तो आप लगते हैं प्रधानमंत्री को चोर कहने, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने। अरे वाराणसी में देखिए, वाराणसी में किस तरीके से फर्जी वोट इंट्रोड्यूस किए गए। अरे तो उन्हीं को तो हटाना है। फर्जी वोटिंग अगर की गई तो उसकी सफाई हो तो रही है, स्वागत करिए ना उसका। उसके बाद रावल साहब बहुत कंफ्यूज है विपक्ष, बहुत कंफ्यूज है विपक्ष। आज तक कोई रावल साहब बहुत कंफ्यूज है। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मुझे भी या तो इनकी आवाज बंद करवाइए। देखिए, या तो मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरी बात भी इसी तरह से जानी चाहिए। मेरी देखिए, मेरे बीच में ये बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूं? देखिए, सीधी सी बात। और वाचस्पति जी अब आप ही का सवाल का जवाब दे रहे हैं रावल साहब, आप लगातार बोल रहे हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं। भूल गए कल जब इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर घर का पता 0 दिया गया है तो इसका मतलब कि देश में जो अगर गरीब है उसे बताया गया है, उसे बचाया गया है, उसके लिए एक जगह सुनिश्चित की गई है। ये सारी चीजें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है। आपने अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुना होता तो आज ये सवाल नहीं खड़ा करते। रावल साहब वाचस्पति जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहाँ सुने? रावल साहब जल्दी से। ये ना तो आपके सवाल को सुनते, ना विपक्ष की बात को सुनते, ना मेरी बात को सुनना चाह रहे हैं। ये आप क्या उम्मीद करें 1.5 घंटा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे? इनको फुर्सत ही नहीं राहुल गांधी की बकवास सुनने से, तो कैसे सुनेंगे? अब मामला ये है, ये मामला ज्ञानेश कुमार का नहीं है। ज्ञानेश कुमार से पहले क्या राजीव कुमार के विरुद्ध ये लोग नहीं खड़े थे? क्या आप देश के सुप्रीम, मतलब इनके मुताबिक जब लोकसभा का चुनाव के नतीजे आए, जो मैं पीछे कह रहा था, उस समय इन लोगों ने विरोध नहीं किया था। लेकिन जब हरियाणा विधानसभा में अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी, महाराष्ट्र विधानसभा में इनको मुंह की खानी पड़ी, जब एक के बाद एक चुनाव के नतीजे इनके खिलाफ आने लगे, उसके बाद से चुनाव आयोग बुरा हो गया। पहले राजीव कुमार बुरे थे, फिर ज्ञानेश कुमार जी बुरे हो गए। लेकिन ऐसा ही केवल यहां नहीं है। जब देश की सेना जो है, जब देश की सेना पराक्रम करती है, शौर्य करती है, तो सेना इनको बुरी लगती है। ये उन गली का गुंडा कहते हैं और कभी सबूत मांगते हैं। जब देश की एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही होती हैं, तो ये उनके खिलाफ बोलते हैं। जब इनके मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता ना, लेकिन सवालों में कहते हैं ना, एक उंगली जब आप सामने उठाते हैं तो 4 उंगली आप पर होती है। विपक्ष शायद उन 4 उंगलियों को नहीं देख रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जनता बहुत कुछ देख रही है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। थोड़ा सा तकनीकी आज गड़बड़ी थी, बहुत सारी आवाजें नहीं आ पाई, लेकिन इतना जरूर है, एक आवाज सबसे ज्यादा बुलंद होती है और वो आवाज होती है जनता जनार्दन के जनादेश की। अब ये जनादेश ही निर्धारित करने वाला है कि वो क्या चाहता है, घुसपैठिए मुक्त भारत या घुसपैठी युक्त भारत। क्योंकि विपक्ष तो जो लड़ाई लड़ रहा है, उसकी लड़ाई ऐसी महसूस हो रही है कि वो घुसपैठियों से प्यार कर रहा है और अपनी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर वार कर रहा है। ये वार कहीं उसके लिए सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा? विपक्ष को इसका आकलन भी करना चाहिए।